तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मुझे ठंड कैसे लगेगी? अरे तू नमस्कार। आई काम पे नहीं गया? हाँ जाना है ना, बाद में जाना है। आ जा। आई हाँ अभी ना बहुत हो गया तेरे घुटने का। हाँ। इस महीने ऑपरेशन करा डालो। हाँ रे करा लूंगी। हाँ और नहीं तो क्या। ये रिमोट किधर रखा है? देख वहीं कहीं होगा। मिला? हाँ मिला। ये आई मस्त कड़क चाय पीने का मन हो रहा है। तो बना ना 2 कप इलायची डाल के। मैं बनाता हूँ, बैठो। बिना चीनी वाली। हैं? आई हाँ स्वीटी स्कूल नहीं गई क्या? अरे नहीं, उसका बुखार नहीं उतरा अब तक। तरह की क्या हुआ? मैं ऐसा पानी पी रहा था और पूरा पानी मेरे ऊपर आई। अभी हंसो मत, मेरे को ठंड लग रही है कुछ पहनने के लिए। तो आज जा ना, बेडरूम में जा और अलमारी में दिनेश के कुछ कपड़े हैं, पहन ले। सोनू मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो पापा की टी शर्ट है ना? स्वीटी बेटा तुम सो जाओ। उठी क्यों? हाँ ओहो अभी बुखार है। सुनो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रहा हूँ अभी, ठीक है? गुड गर्ल, सो जाओ। ये ठीक है ये? अरे तुझे तो एकदम ठीक हो गया। आपका बैंक वाला काम हुआ? अरे कहाँ, वो चल ही रहा है बस। कहते हैं अभी आधार कार्ड का फोटो ठीक नहीं है। जाने क्या क्या, ये सरकारी काम कोई आसान होते हैं? पीछे लगो तब जाके कहीं होता है। जाने दो, क्या बिगड़ता है, आधार कार्ड नहीं है। अरे दादा प्रीमियम भरा की नहीं गए? हेलो हेलो। हाँ अरे पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बाद में हमको मत बोलना कि हम नहीं बोला। अब जल्दी जाके प्रीमियम भर दो। शहरों में जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, और अगर अपराधी कोई करीबी इंसान हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी वागले सोनू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। बड़ी आसानी से उन्होंने सोनू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वो सोनू को घर की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। हाँ पता किया फोन किसने किया था? सर एक मिस्टर चैटर्जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। पाटिल बाकी लोग का स्टेटमेंट लो। चलो उस चैटर्जी को मिलते हैं।
ये रहे मिस्टर चटर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने फ़ोन किया था? है सर वो बच्ची स्वीटी लक्ष्मी की पोती थी और उसकी माँ श्वेता 7 महीने पहले ऑफ हो गई। तब से वो अपनी नानी के ही साथ रहती थी। नहीं सर, स्वीटी के बाप दिनेश वो तो अलग रहता था। लक्ष्मी और दिनेश में पट्टी नहीं थी और सास और दामाद में तो आदि लड़ाई झगड़ा होता था। सर 3-4 महीने पहले दिनेश 3 नंबर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद लड़ाई थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ये रोज का ही था सर। तो अभी फ़िलहाल में किसी नए आदमी को इनके यहाँ आते जाते देखा है? ना सर। एक मिनट सर, हम दोपहर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो अचानक एक औरत भागती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ चली गई। अब ये औरत कौन थी हमको मालूम नहीं था। सावंत, एक चीज नोटिस की तुमने? छत इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर, और छत के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आराम से आ जा सकते हैं। छत का चप्पा चप्पा स्कैन करो, हो सकता है खून के छींटे, जूतों के निशान या फिर कोई और सुराग मिल जाए। जी सर। चल। चटर्जी साहब, ये छत हमेशा खुली रहती है क्या? हाँ सर। तुम कौन हो? मैं सर सोनू, ये 2 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ। 2 नंबर तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर फैमिली जैसी थी मेरी ये। लक्ष्मी आई को आई बुलाता था सर मैं। स्वीटी मामा बोलती थी सर मेरे को। मैंने मना किया था आई को कि दिनेश को घर से बाहर मत निकालो। किस बात पे लड़ाई होती थी दोनों की? किस बात पे क्या सर? दिनेश का चक्कर चल रहा था सर सलोनी के साथ। सलोनी कौन है? मेरे को लगा आपको मालूम होगा सर। सलोनी बार डांसर है सर, यही बाइकोला में रहती है। बार। दिनेश शादी करना चाहता था इसके साथ, लेकिन आई सख्त खिलाफ थी कि शादी नहीं होगी। आखिरी बार कब देखा था उसे? यही 1-2 दिन पहले सर। आज नहीं तो कल तो मरेगी ना। ये प्रॉपर्टी पैसा किसका? मेरा। तो उसमें से 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी आईसीयू में थी और तू इसके साथ? कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। अरे 1 लाख क्या 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे इस नचनिया पे लुटाने के लिए। और देखते रहना, सारा पैसा मैं स्वीटी के नाम कर जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। अब देख मैं तेरे से कैसे पैसा निकलवाता हूँ। चल सलोनी। पता नहीं सर दिनेश को क्या मिला, सब लोगों को मारकर। सावंत, उस दिनेश और सलोनी को उठा लो, देखते हैं क्या निकलता है। उनके सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज से चोट की गई थी। इतनी बुरी तरह की खोपड़ी फट गई। उसके बाद पेट में 7 बार चाकू से वार किया। फिर उस मासूम बच्ची का गला काटकर उसे भी मार दिया। अपराधी ना ताला तोड़ के घुसा, ना ही कोई हाथापाई का निशान है। मतलब कि जो भी लक्ष्मी जी के घर में घुसा वो उनके जान पहचान का ही था। तुम्हारे पास तो उनको मारने का पक्का मोटिव भी था। जितनी नफरत तुम अपनी सास। क्या कह रहे हैं सर? सास को छोड़िए, मैं अपनी बेटी को मार दूं? क्यों? दिनेश की सास और उसकी बेटी, उन दोनों को रहते हुए तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे और तुम दोनों को लक्ष्मी की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। इसलिए दिनेश ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, दिनेश वैसा आदमी नहीं है सर। वो तो स्वीटी से बहुत प्यार करता था। इतने साल के सर्विस में मैं एक बात सीख गया हूं कि लड़की और लालच, इन दोनों के चक्कर में इंसान वो काम कर जाता है जिसे करने से पहले शैतान भी 2 बार सोचे। तो फिर क्या तुमने मारा स्वीटी को? नहीं नहीं सर, मैं कैसे मार सकती हूँ स्वीटी को? वो तो मेरी बेटी जैसी थी सर, और स्वीटी भी मुझे बहुत लाइक करती थी। आई शपथ सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस दिन तुम काम पे नहीं गए थे तो कहाँ थे तुम? उस दिन मैं सलोनी के साथ उसके घर पे था सर। अच्छा, तुम तो इधर थी ना, लक्ष्मी जी के घर पे। उनके पड़ोसी ने तुम्हें छत पे जाते हुए देखा था जब तुम मर्डर करके वहां से भाग रही थी। नहीं सर, झूठ है ये। मैं तो अपने घर पे थी उस टाइम। आप चेक कर सकते हैं सर। इस बार ऐसी चाल खेली है ना मैंने, देखना पुलिस झक मार के इन दोनों के पीछे ही जाएगी। ये क्या?
बाबा आदम के ज़माने का डिज़ाइन है, मुझे नहीं पसंद। हाँ तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पसंद कैसे आएगा? मतलब फिर किसके लिए ये? मोहम्मद अली रोड पर एक दुकान है, तुम ये सारा सामान वहां पर लेके जाना और बेच आना। ये सब? हाँ, ये सब अपन बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? समझदार तो तुम हो। समझदार बहुत तो मैं अजीब अजीब चीजें करता हूँ। हटो, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? ये लो शर्ट पहनो। जल्दबाजी में गलती कर दी ना दिनेश राव। देखो तुम्हारी टी शर्ट मिल गई उस बिल्डिंग के पीछे कचरा पट्टी से, और स्वीटी और लक्ष्मी जी के खून के निशान भी है इस पे। क्या नहीं? टी शर्ट मेरा ही है सर ये, और जब से घर शिफ्ट किया 5 महीने पहले तो टी शर्ट वहीं पे रखा था आई की अलमारी में। देखो ये कहानी किसी और को सुनाना, समझा? वरना हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, पिछले 5 महीने से टी शर्ट मैंने नहीं पहना, आई शपथ। कॉल रिकॉर्ड की सबसे वारदात के वक्त सलोनी का फोन बाइकला में था, और उसी वक्त इस मोबाइल से फोन भी किए गए थे सर। इसका मतलब सर चैटर्जी ने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो सलोनी नहीं थी। इनका एलिबाई क्रॉस चेक करो, पता करो क्या ये लोग वाकई में उस वक्त भाईकाला में थे या फिर ये पुलिस को भटकाने की चाल है। सर टी शर्ट पर डेट 5 महीने पहले की है। बिल्डिंग के बाजू वाले धोबी से पूछा तो उसने बताया कि उसी का लिखा हुआ है। दिनेश ने भी कहा कि पिछले 5 महीनों से उसने यह टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि लक्ष्मी जी की अलमारी में थी। सर दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है सावंत कि पिछले 5 महीनों में दिनेश कभी भी लक्ष्मी के यहाँ जाके अपनी टी शर्ट ले गया हो, या फिर उसने खुद ने यह खून नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए हैं। तो अब सर और रगड़ना है उनको? नहीं, वो दिनेश और सलोनी को छोड़ दो। अभी तक हमारे हाथ ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जिसके बिना पर हम उन्हें यहाँ रोक सके, लेकिन जल्दी ये लगने वाले हैं। मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस झक मरा के भी उनके पीछे जाएगी। थोड़े डींगे मार रहे थे ना, छूट गया दोनों। अब दूसरा इंतजाम करेंगे। सोनू का दिमाग देखा नहीं है तुमने? पता नहीं क्या दिखाओगे तुम। मेरी तो डर के मारे जान ही सूखी जा रही है। एकदम कसम से कह रही हूँ मैं, बहुत डर लग रहा मुझे। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो तुम। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी, और दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी। कोई गलती नहीं किया मैंने, और मैंने जो भी किया ना हम दोनों के लिए किया। अगर अपन फंसे डूबे तो एक साथ डूबेंगे। छोड़ो, अभी मूड नहीं है मेरा। गुस्से में सबसे ज्यादा मजा आता है पागल। सोनू एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका था, कानून से आंख में चोली खेल रहा था। शक के दायरे में और भी लोग थे, लेकिन उनका भी मोटिव साबित नहीं हुआ था। इसलिए सूझबूझ दिखाते हुए पहले पुलिस ने इस केस के दूसरे पहलुओं की जांच की और फिर उल्टी तरह से सोचना शुरू किया। अब वो चोरी किए गए माल को ट्रैक करते हुए मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनके लिए नशा सा बन जाता है, पर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये भूल जाता है कि जुर्म की जिंदगी छोटी होती है और उसका अंजाम दर्दनाक। अब देखना यह था कि घबराहट में सोनू क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, या फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए कोई दूसरी तरकीब निकाल लेगा। सावंत सर, हमें पता करना है लक्ष्मी की प्रॉपर्टी असल में थी कितने की। देखो कोई बैंक डॉक्यूमेंट या फिर पासबुक मिला तो। जी सर। चल तुम इकडे बघा।
सावन? कुछ नहीं मिला सर। अरे सर, आप लोग यहाँ पर? कुछ पता चला आप लोगों को कि किसने किया? हाँ, चल जाएगा पता। यार तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ, तुम तो लक्ष्मी जी के काफ़ी करीब थे ना, फिर तो तुम्हें पता होगा उनका अकाउंट कौन से बैंक में था। सर मैं करीब ज़रूर था, लेकिन ये बैंक अकाउंट की बातें ये सब ये घर वालों को ज़्यादा पता होती हैं। अब था तो मैं पड़ोसी। दिनेश को ज़रूर पता होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो। दिनेश होता है यहाँ पर तो आपको पता चल जाता, लेकिन है नहीं हुए यहाँ पर। अच्छा, कहाँ गया वो, कुछ पता है? सर मालूम नहीं है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब दिनेश है मेरे बड़े भाई जैसा, लेकिन तो पैसे लोगे मुंह खोलने के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि दिनेश जिस हिसाब से रात को यहाँ से चोरी चुप के निकला था, काफी डाउटफुल लग रहा था वो। आप कौन है? ये मेरी भाभी है। नमस्ते। नमस्कार। यार सोनू, काफी महंगे शौक है तुम्हारे यहाँ। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का शौक है, तो वो। काम क्या करते हो तुम? काम तो सर मैं सेल्समैन हूँ। मैं पावर ऑप्टिमाइजर बेचता हूँ घर घर जाकर। ये मेरे भैया हैं। हाँ जी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्समैन की सैलरी में कैसे इतना सब कुछ। भैया अमेरिका में रहते हैं। हाँ, वहाँ से हर महीने पैसे भेजते हैं, तो सब कुछ सब नहीं। चाय? अरे भाभी दो कप? नहीं, सुनो, चाय कॉफी फिर कभी। बस इतना बताओ, तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का अकाउंट कौन से बैंक में था? नहीं सर, सच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बताइए ना क्या बात है। सर एक आइडिया, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चेक जनरली सेक्रेटरी के पास जाता है, शायद उन्हें पता हो। हाँ, चैटर्जी अंकल को पता होगा, वो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ, मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए। चल। नमस्कार सर, लक्ष्मी जी का एसबीआई में अकाउंट था। का पेमेंट वगैरह सब क्लियर है? हाँ सर, लक्ष्मी जी का मेंटेनेंस का पेमेंट हर महीने के 5 तारीख को आ जाया करता था। ये फोटो कब की है? 4 साल पहले का है सर, गणेश उत्सव का। क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। देख रहे हो सावंत, कितने सारे गहने पहने हैं। हाँ सर, जितना हमें इनके घर से बरामद हुआ उससे कम 5 गुना ज्यादा। इस फोटो को हम रख रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, बैंक मैनेजर से बात करो और पूरा डिटेल निकालो। धन्यवाद। और हाँ, इस फोटो को एनलार्ज करो आप। जितने भी गहने लक्ष्मी जी ने पहने हैं उनके डिज़ाइन का प्रिंट आउट निकालो और सारे सुनार और ज्वेलरी शॉप वालों को दिखाओ जो हमारे लिस्ट में है। सावंत, एक बात शुरू से खटक रही है मुझे कि दिनेश हमेशा अपने सास से झगड़ता था पैसे को लेकर, और सोनू ने भी बताया कि दिनेश और सलोनी लक्ष्मी से लड़ाई करते थे गहने और पैसों को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है दिनेश, मतलब सास तो फिर भी एक बार ठीक है, अपनी खुद की बेटी का खून करेगा? आंटी केबल कंपनी से आया। अच्छा, आजा। सलोनी मैडम है क्या? नहीं रे, वो तो बाहर गई है। क्या काम था?
वो मेरे को फ़ोन किया मैडम ने, कह रही थी कि केबल का प्रॉब्लम है, कुछ चैनल नहीं चल रहा। तो चेक कर लेना, मेरा मराठी चैनल भी क्लियर नहीं दिखता है। मैं अभी बराबर चेक करता हूँ। हाँ मौसी पानी मिलेगा क्या? हाँ देती हूँ। ये क्या प्रॉब्लम था बेटा? वो पीछे का प्लग ढीला हो गया था। अच्छा। अभी मराठी चैनल पे चलेगा। अच्छा। अभी आप फोन करना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ। नमस्कार। सुनो, हाँ। प्लीज यहाँ से कहीं चलते हैं ना। तुमने कहा ना कि पुलिस को उस गहनों का डिजाइन मिल गया है। पुलिस को तुम पे शक हो गया तो? किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम देख लेना, पुलिस मुझे टच तक नहीं कर पाएगी। हाँ, ये मुंबई में नहीं रह सकते कहने, ना इन्हें यहाँ पर बेच सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो सुनो सुनो, जब तक मामला ठंडा होता है तब तक प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। 2.5 लाख का कर्जा है मेरे सर के ऊपर, कौन चुकाएगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैंने बात कर ली है। मैं कानपुर जाऊंगा, ये सब गहने लेकर मैं कानपुर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा और आ जाऊंगा वापस, बस। और तब तक पुलिस गेट पे आ गई तो क्या बोलूंगी मैं पुलिस को? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसी के पीछे पागल हूं मैं। अच्छा, तुम देखना, पागल होगी पुलिस। सर, सर मुझे 1 हफ्ते के लिए कानपुर जाना है सर। वो क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई पक्की कर दी है सर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा कानपुर का एड्रेस है और ये कानपुर का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर। तो आपको जैसे भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना सर। बस इतना ही है कि स्वीटी और आई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अपना तो रिकॉर्ड है, ना ही किसी मुजरिम को कभी छोड़ा है और ना ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई है। और जिसने ही तेरी आई और स्वीटी को मारा है ना, वो नहीं बचेगा। हाँ सर, थैंक यू। हाँ आमिर भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सब सेट हो चुका है। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। क्योंकि सोनू हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे जाने से रोक पाते। सोनू जानता था कि किसी भी मुजरिम के जुर्म का पहला सबूत उसका डर होता है, इसलिए उसने डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी जानकारी दे दी ताकि उस पर किसी भी तरह का शक न जाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वा सकता था। सोनू अपनी आगे की प्लानिंग में लग गया। पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। यह एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें हत्या और चोरी दोनों हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। सर, मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले लक्ष्मी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। टोटल 8 लाख कैश और 50 तोले सोना, सब कुछ निकाल लिया। ये उसका पर्सनल अकाउंट है? सर, ये उनकी बेटी श्वेता का अकाउंट है, जिसका नॉमिनी श्वेता का हस्बैंड दिनेश था। फिर कुछ 7 महीने पहले श्वेता ने दिनेश को हटा के अपनी मां लक्ष्मी को नॉमिनी बना दिया। श्वेता की डेथ के बाद से लक्ष्मी इस अकाउंट को हैंडल करती है। मुझे लगता है सावंत, श्वेता को दिनेश और सलोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया हो। जी सर, श्वेता बीमार थी और उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद स्वीटी का क्या होगा, इसलिए उसने दिनेश को हटा के अपनी माँ को नॉमिनी बना दिया। और इस बात पे दिनेश लक्ष्मी से भिड़ गया और उसने उसे धमकी दी, तो लक्ष्मी डर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपना बैंक ही बदल देगी। और इस बात की भनक दिनेश को भी लग गई। तो सारी थियरीज दिनेश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। सिर्फ एक पक्के सबूत की ज़रूरत है, कत्ल का वो हथियार या फिर चोरी का माल। दिनेश को उठाते हैं फिर से। सर आप लोग, क्या हुआ सर? चलो अच्छा है तुम यहाँ आओ, घर की तलाशी लेनी है। क्यों सर, अब क्या हुआ?
सर बट हुआ क्या है? सर, कैश और ज्वेलरी। मुझे नहीं पता कहाँ से आया। आई शपथ सर। बाकी का पैसा ज्वेलरी कहाँ है दिनेश? सर मुझे नहीं पता सर। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। ले चलो इन दोनों को। चल सर, नहीं सर, चल। एक मिनट सर। सर चल। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। और सारे सबूत और गवाह तुम दोनों के खिलाफ हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताओ, कौन तुम्हें फंसा सकता है? पता नहीं सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सर। अच्छा, तुम्हें पता था तुम्हारी सास अपना बैंक बदलने वाली थी? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। आई को मुझ पे एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था। ज़रूरत पड़ने पे कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन बाहर वालों की हमेशा वो हेल्प करती थी। बाहर वाले? हाँ सर, सोनू, वो 2 नंबर की बिल्डिंग वाला। आई ने खुद उसको 5-6 बार पैसे उधार दिए हैं, वो भी 10-20 हज़ार करके। लेकिन वो सोनू क्यों पैसे उधार मांगने लगा? उसका भाई तो अमेरिका से पैसे भेजता है ना उसके लिए। भाई का कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्डिंग में हर दूसरे आदमी से उधार लिया करता था। आई को उस पर बहुत ट्रस्ट था। सावन, मुझे सोनू की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए। सर चोरी हुए गहनों में से एक डिज़ाइन को आइडेंटिफाई किया गया है। मोहम्मद अली रोड के एक सुनार को ये बेचा गया था। साहब, 4 दिन पहले एक औरत आई थी ये गहने बेचने के लिए। मुझे 1% डाउट हुआ, पर मैंने कुछ नहीं बोला। डाउट किस बात का? साहब, एंटीक मराठी जाड़े गौती स्टफ के गहने अगर एक बुर्का पहने औरत बेचने के लिए आती है तो डाउट तो होगा ना सर। घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? नहीं साहब, छोटी दुकान है, कैमरा नहीं है। अरे पब्लिक की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हैं। साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कल तक अगर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। तो पंचनामा करके ये सब गहने जब्त करो। सर, कानपुर वाले मिश्रा जी का फ़ोन आया था। सोनू ने जो नंबर और एड्रेस हमें दिया है वो सही है। मुझे लगा ही था। अरे तो फिर से आ गया, सुधर जा। वो मिश्रा से को उस पर नज़र रखे। और बाकी कुछ डिटेल पता चला? सर, सोनू को ऑफिस से कॉल शीट्स मिले हैं। वारदात वाले दिन यानी कि 4 तारीख को वो शाम तक कांदीवली में ही था। सर, रजिस्टर में जो टाइम दर्ज है उसके हिसाब से जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसने 2 सेल भी किए, तो मर्डर कैसे कर सकता है? कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे सर? उसका बैंक डिटेल चेक किया तुमने? पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई सर। शुरू के 7 महीनों में पहली तारीख को उसके भाई के फॉरेन अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से 1 भी रुपया नहीं आया और आज की तारीख में लगभग उसका अकाउंट खाली है। हाँ, तो इसीलिए वो हर किसी से पैसे उधार मांगता रहा। तो दिनेश वाज राइट। लेकिन उसके भाई ने अचानक पैसे भेजना बंद क्यों कर दिया? सर, इसका जवाब तो उसका भाई ही दे सकता है। उसके फॉरेन अकाउंट से उसका नंबर निकालते हैं, सोनू के भाई से कांटेक्ट करते हैं। अम्मा प्रणाम। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला के बैठी हो?
सब ठीक है मुंबई में। कहाँ ठीक है, उस चुड़ैल ने अपनी चंगुल में फांस लिया है तुझको। अरे अम्मा, तुम हर बार एक ही बात क्यों करती हो? हाँ, छोड़ दो। तू उसे छोड़ दे और कानपुर वापस आ जा। अरे कहाँ रखा है बम्बई में? अम्मा, बम्बई में जिंदगी है मेरी, पैसा है वहां पर। मुझे आप लोगों की तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है यहाँ पर। तो हर बार एक ही बात की रट लगाना छोड़ दो आप। हेलो। हाँ आमिर भाई, सोनू बोल रहा हूँ। माल चेक किया क्या? हाँ भाई, चेक कर लिया, पूरे 12 लाख का है। कानपुर में मेरे भैया भाभी का एक अकाउंट है जिसको आज तक अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप एक काम करना, उसी में पैसा डलवा दो। ठीक है भाई, हो जाएगा। बस बैंक का डिटेल मुझे मैसेज कर दो। करता हूँ मैं, ठीक है। बेटा पापा है? हाँ एक मिनट पापा। मिस्टर भोसले जी, क्या आपने इस महीने की 4 तारीख को पावर हाउस कंपनी का ऑप्टिमाइजर खरीदा था? 4 तारीख को? हाँ, क्यों? इसी सेल्समैन से खरीदा था। चेहरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो सेल्समैन की दाढ़ी थी, इतना याद है मुझे। हेलो। हाँ शीतल, सगाई की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं परसों, और सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तरसों तक मुंबई आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक नंबर का शातिर खिलाड़ी है सो। उसने भाप लिया होगा कि शीतल का फोन टैप हो रहा है, इसलिए कोड वर्ड में उसने अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज? सगाई, सगाई, इसी में कोई क्लू छुपा है सावंत। सर, आपने एक चीज नोटिस की? शीतल की आवाज कांप रही थी। मेरे ख्याल से वो इस वक्त काफी टेंशन में है। जब मिट्टी गीली हो तो खुदाई करना आसान हो जाता है। आप लोग? सर, सोनू घर पे नहीं है। सर मैडम, इसे पहचानती हो? मोहम्मद अली रोड के जिस दुकान पे तुम इसे बेचने गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है तुम्हें। सर, हो ही नहीं सकता, उस दुकान पे कोई सीसीटीवी कैमरा। लेकिन सर, लेकिन साहब मेरी बात सुनिए। सर, इस ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सर एक मिनट। हाँ सर, मैं भी सेल्समैन ही हूँ। 4 तारीख को तुम ही गए थे ना कांदिवली, सोनू के बदले? 4 तारीख को बता। वो सर अपन दोनों की सेटिंग थी। दोनों में से एक का अर्जेंट कोई काम रहेगा ना, तो दूसरा उसका कॉल संभाल लेने का। तावड़े सर, इसका स्टेटमेंट लो। परफेक्ट एलिबाई, परफेक्ट क्राइम। इतना परफेक्ट कि दूर दूर तक उस पर कोई शक न जाए। केस तैयार है सावंत, और गवाह भी तैयार है, और इस शीतल का कन्फेशन भी मिल जाएगा। अब इस सोनू को कोई बचा नहीं सकता। बहुत भगाया साले ने। अरे आप लोग यहाँ पर से? हाँ, तेरी सगाई में आए हैं। लेकिन तेरी सगाई तो टूट गई ना, तो अब कहाँ जा रहा है तू? तुम्ही से पूछ रहे हैं, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा, हमें कैसे पता कि तुम यहाँ मिलोगे? मैं आपको खुद बता के आया था सर कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। यहाँ मतलब इस वक्त इस कंपार्टमेंट में? आवड़े, तेरा ये दोस्त आमिर, इसी ने तेरा टिकट बनवाया ना? ये भी अपने साथ मुंबई आ रहा है?
और हाँ, वो कुछ गहनों के बारे में बता रहा था। तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? शीतल ने सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने लक्ष्मी और स्वीटी का खून किया, फिर कैसे तुमने सारे गहने और पैसे चुरा लिए, और फिर कैसे बड़ी चालाकी से शक की सुई दिनेश और सलोनी की तरफ ले आए। सब कुछ। शीतल? हाँ, तेरी शीतल भाभी। अरे रे 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 रे, तेरा भाई जो है ना अमेरिका में, उससे भी बात की हमने। अपनी भाभी के साथ सो रहा था वो, मैंने खुद उसे पकड़ा है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उससे सर, वो मेरी सुने तब ना। सर मर्डर वाले दिन से लेकर अभी तक मैं बस उसको बचाता आ रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। पर अब नहीं। नहीं नहीं नहीं, उस औरत ने सर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, उसने? किसने? मेरी भाभी सर। मैं मुंबई नया नया आया था सर, मुझे कुछ नहीं पता था। इस औरत ने भड़काया मुझे, मेरे अपने सगे भाई के खिलाफ मेरे को भड़काया सर। मैंने गलती की है सर, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता सर। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को मार सकता हूँ सर? मैं कैसे सर? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि शीतल ने ये खून किए हैं? मैं तो कांदीवली में था ना सर। अरे हाँ, मैं आया तो मैंने देखा। लेकिन तेरा वो दोस्त शाहिद, वो तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि उस दिन वो तेरे नाम से मिस्टर भोसले को कांदीवली में ऑप्टिमाइजर बेच रहा था। तो इसका मतलब तू लक्ष्मी और स्वीटी का बेरे में से कत्ल कर रहा था। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। थैंक यू। हाँ, तो तू अब कंटिन्यू कर। मुंबई तक का लंबा सफर तय करना है, तो बहुत टाइम है अपने पास। कर शुरू। भैया ने पैसे भेजने बंद ही कर दिए, और जिस तरह का मेरा रहन सहन था, खर्चे थे, पैसे कम पड़ने लगे। शीतल का खर्चा अलग। मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी आई के पास काफ़ी ज्वेलरी है। मुझे ये भी पता था कि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि किसी दिन उनका दामाद दिनेश उनके सारे पैसे हड़प लेगा। इसीलिए मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आई, तुम ना सारे पैसे, गहने वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वाला अकाउंट बंद कर दो। एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डाल देते हैं, और दिनेश को हल्की सी भी भनक नहीं लगेगी। मैं खुलवाऊंगा नया अकाउंट, हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इंसान की खोपड़ी में एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी कुंडे जैसी चीज़ या फिर किसी भारी चीज़ से अगर चोट करें तो याददाश्त चली जाती है। मैं स्वीटी से मैं सच में बहुत प्यार करता था। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि मैं छोटी बच्ची को कहीं दूर छोड़ के आ जाता हूँ सर, पकड़े जाने का डर। और मानना पड़ेगा, मैट्रिक फेल है ना तू? 21 साल के सेल्समैन से इस तरह के प्लानिंग की उम्मीद नहीं की थी हमने। अबे, और अपना दिमाग सही जगह पे लगाते हैं, कुछ साल और जी लेते तुम। सर सिर्फ बॉडी है, सर काटा हुआ है। आदमी है या औरत? औरत है सर। कातिल ने पहले मारा होगा और उसके बाद सर काटा है। बॉडी के स्वेलिंग से लग रहा है कि मर्डर लगभग 15-20 घंटे पहले हुआ। और एक बात सर, बॉडी को एक न्यू ब्रांड सूटकेस में डालकर मीरा रोड स्टेशन के बाहर फेंका गया था। फिर वो बैग यहाँ कैसे आई? सर एक सफाई कामगार वाला है, उसे मिली थी बैग। उसने बैग को खोला था या सिर्फ इन्फॉर्म किया? नहीं सर, खोला भी था। मर्डर वेपन? सर मेरे ख्याल से कातिल ने सर काटने के लिए एक तो चॉपर या करवट का इस्तेमाल किया। सर, इसे मिली थी बॉडी। समझते नहीं क्या तुम लोग? हर पॉसिबल तरीके से बताया जाता है, अनजान चीज को मत छो। गलती हो गई सब,
वो बैग स्टेशन पे पड़ा था, सोचा उसमें का सामान बेच के 4 पैसा मिलेगा। दलवी, इसका स्टेटमेंट ले लो सर, और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। शिंदे सर, सारी चौकियों से पूछो कहीं 40-45 साल की औरत के मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या? सर। और ये बैग जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। ओके सर। बैग से भी कोई क्लू नहीं मिला है। एक काम करो, सायन और धारावी के बैग मार्केट में इस बैग का फोटोग्राफ डीलर्स को दिखाओ और पूछो कहाँ कहाँ भेजी गई ये बैग इस ब्रांड की। लेकिन सर ऐसी तो काफ़ी सारी दुकानें होगी। जब तक ये बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती हमारे पास दूसरा कोई क्लू नहीं है। एरिया के सारे मोबाइल वैन्स को इन्फॉर्म करो, बॉडी का सर जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। चेहरा इंसान की सबसे बड़ी पहचान। मुंबई पुलिस को मिली थी इस बार बिना पहचान वाली, बिना सर वाली लाश। किसी ने एक औरत को बड़ी बेरहमी से मारा था। उसके सर को शरीर से अलग कर उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया था। सरकटी लाश और सूटकेस, जो भी था पुलिस के हाथ में वो बस इतना ही था। पुलिस के लिए ये लाश जैसे एक पहेली बनकर सामने खड़ी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये कत्ल मुंबई में किया गया था या फिर मुंबई के बाहर से आकर इस बैग को फेंका गया था। यहाँ पे बहुत बास आ रही है, कहीं और चलते हैं। शायद उस बैग से आ रही है। मत जाओ वहाँ पे, चलो यहाँ से। रुको ना। 2 दिन तक पुलिस उस बैग की दुकान को ढूंढती रही और तभी पुलिस को कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पता चला और उनमें से एक की डिटेल्स इस डेड बॉडी के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रही थी। आपने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? जी साहब। कौन है मिसिंग? मेरा भाई और उसकी फैमिली, 3 लोग हैं साहब। मेरा भाई पवन गावित, उसकी बीवी सुमित्रा गावित और उसकी बड़ी बेटी अर्चना 2-3 दिन से लापता है साहब। उन लोगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं साहब और घर भी बंद है 2-3 दिन से। वो लोग पहले नासिक में रहते थे, अभी 1 ही साल हुआ यहाँ पे आए हैं। ये उसकी छोटी बेटी अदिति है। ये कहाँ रहती है? ये नासिक में रहती है साहब। इसका यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए ये वहाँ अपने मामा के पास रहती है। और सुमित्रा की उम्र लगभग 40 और 45 के बीच में। जी साहब। तांडेल, इनको बॉडी आइडेंटिफिकेशन को लेकर जाओ। आइए। सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। ये सरिता जी की भाभी की ही बॉडी है, सुमित्रा गावित। और रिपोर्ट के मुताबिक सर भी बॉडी से मैच हो गया है। अच्छा, तो सरिता को लेकर पवन गावित के घर पहुंचो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दरवाजा खुल गया। आप लोग बाहर ही रुके, शायद हमें अंदर ऐसा कुछ मिले जो ये लड़की देख ना पाए। आप यहीं पे रुकिए। सगळं घर नीट तपासा, कुछ भी निशान, कुछ भी सुराग, कुछ भी धब्बा मिलता है ध्यान से देखो। शिंदे, वर जा। हाँ तो नहीं बेटा।
सर ये देखिए खून के धब्बे। और घर भी साफ करने की कोशिश की है। रवि, खून के सैंपल लो। सर। शिंदे सर। वर का मिळालं? नहीं सर। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलाओ। साइट ऑफ क्राइम है, घर सील करना पड़ेगा। यस सर। तू का झालं रडायला? अदिती, अरे सुन ना, ऐक, तू मस्ती नाही करायची. ऐक बाळा, असं नाही करायचं. आईला त्रास नाही द्यायचा. सुन. अरे बाप रे. अरे कितना तंग करती है तू. और इतना बड़ा चॉकलेट एक साथ खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे तेरे. चल अभी इसे रख दे, ठीक है, बाद में खाना. पण आई मुझे खाना है. एक सेकंड. घे, आई तुला भरवते. ओके. सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 23 तारीख को रात को 11 बजे से लेकर देर रात 4 बजे के बीच में हुआ और मर्डर करने के पहले विक्टिम को नींद की दवाई दी गई थी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। उनके घर में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला? नहीं सर, लेकिन सुमित्रा को घर पर ही मारा गया और मारने के बाद उसका सर काटकर प्लास्टिक बैग में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दिया गया और बॉडी सूटकेस में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दी गई। मुझे लगता है तांडेल, हमें उस सरिता से बात करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो हुआ है इस परिवार में जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। बच्ची को आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाना। जाओ बेटा, ये आंटी आपको आइसक्रीम खिलाएगी। सुमित्रा जी, आपके भाई का मिजाज कैसे था? मतलब गुस्से वाला था या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा साधा है मेरा भाई तो। वो नासिक से मुंबई शिफ्ट क्यों हुए? क्या बताऊं साहब, इस सब के पीछे उसकी बीवी सुमित्रा है। उसी के पापों का फल भुगत रहा है मेरा भाई। पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हालत में होगा। ऐसा क्या किया था सुमित्रा ने? खूब कटकटी बाई होती। उधर नासिक में थी तब भी बहुत कटकट करती थी। उसको शुरू से ही मुंबई में आकर रहने का था। फिर जब मेरा भाई उसको मुंबई रहने के लिए लेकर आया तो यहाँ की चकाचौंध देखकर पागल सी हो गई थी एकदम। जब देखो तब इसे कुछ न कुछ चाहिए रहता था। मैं कब से आपको बोल रही हूँ, थोड़े से पैसे दो ना मुझको। अरे सोने का भाव मालूम कितना कम हो गया। थोड़ा सा सोना खरीदना सोच रही थी मैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। एक तो महीने का इतना खर्चा पूरा नहीं हो पाता और तेरे दिमाग में इतना क्या भरा पड़ा हुआ है? तुम्हारे साथ ना शादी करके फंस गई मैं। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी पे तुमसे मुलाकात हुई, नशीब फुटला माझं। तो देर कहाँ हुई है, तो जाओ ना, छोड़कर मुझे। कब का? तेच म्हणते मी, तुम्हाला तेच पाहिजे ना? क्या ना, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो तुमको छुटकारा मिलेगा। ऐसी एक चीज मुझे बताओ जो मैंने तुमसे मांगी और तुमने मुझे प्यार से ला कर दी। छोटी छोटी चीज के लिए तरसा के रखा है तुमने मुझे। मुलगी लग्नाला आली, पण तुझा सोच काय गेला नाही जो? तेच म्हणते मी, पोरगी लग्नाची झाली लेकिन आज तक मुझे सुख नहीं मिला और ना कभी तुम्हारे साथ मिलेगा मुझे। हट गया। उस दिन मुझे मेरे भाई के लिए बहुत दुख हुआ साहब। बेचारा इतने विश्वास से घर से बाहर जाता है, इतनी मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, आणि ही जी असली थेरा। और ऊपर से उसकी बड़ी बेटी अर्चना ने भी गुल खिलाए थे। मतलब साफ है बाबा, मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेवून देन ना मुस्काटा। काय करताय तुम्ही? सब प्यार व्यार भूल जाएगी। जवान बेटी को मारोगे? पहले इसको बोल अपनी जवानी पर काबू रखे। तू थाम भाई, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम तय करेंगे। तुम्हें शांत बाबा रहो। बाबा लेकिन मैं उससे अर्जुन तू गाप ना, मैं बात कर रही हूँ ना तेरे बाबा से। और मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। जो भी आए कुछ भी कहे, मैं खिलाफ ही रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जवान बेटे के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। तुझा डोका बिका फिरलाय काय सुमित्रा? तू क्या बोल रही है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। वो जावेद का बाप दुबई से ये पैसा कमा के लेके आया।
अपनी बेटी खुश रहेगी ना उसके यहाँ। हाँ, जहाँ पैसा देखा कि हो गई ये शुरू। मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। ठीक कह रहे हो तुम भाऊ। हमारी बेटी इस तरह से कैसे किसी के तुम्हें कब बस आओ, मजे मजे बोलो ना। ये हमारे घर का मामला है और हम खुद निपटाएंगे इसे। सुमित्रा। पवन क्या काम करता है? किसी प्राइवेट कंपनी में है वो। बहुत घूमने फिरने वाला काम है उसका। और सुमित्रा? सुमित्रा तो घर में ही रहती थी, हाउसवाइफ थी। अर्चना क्या करती है? अर्चना का बस अब कॉलेज खत्म होने को आया है। अच्छा, सुमित्रा का बस यही एक प्रॉब्लम था या और कुछ? किस मुंह से बताऊं मैं साहब। अभी पिछले कुछ दिनों से लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लग गए थे। क्या बुरा भला? मतलब यही कि उसका किसी आदमी के साथ चक्कर था। पहले तो मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन वो बंदा कौन था? जिग्नेश पंड्या नाम का कोई छोटा मोटा बिल्डर है इसी एरिया का। क्या पवन को इस बात का पता चल गया होगा? हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप रहने लग गया था। किसी से कुछ बात नहीं करता था, कहीं आता जाता भी नहीं था। पवन की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ साहब, ये बैग इसी दुकान के हैं। कब खरीदा था? देखिए सर, 22 तारीख को ऐसे 3 बैग्स खरीदे गए। किसने खरीदे थे? यानी उम्र क्या होगी उनकी? अब करीबन 25-26 के आसपास उम्र होगी। अच्छा, वो कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी। कुछ गाड़ी वगैरह लाए थे? पता नहीं साहब। दिखने में कैसे थे? अब साहब, हर रोज दुकान में इतने लोग आते हैं तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता हूँ। और वो 2 बंदे थे साहब, और उनको साइज में सबसे बड़ा बैग चाहिए था। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। याच्यापेक्षा मोठी बॅग आहे? इससे एक साइज और बड़ा है ना, दिखाइए। ये देखिए सर, 45 किलो का कैपेसिटी इसका। अशा 3 बॅग पाहिजे। 3 बैग्स ओके सर, मैं मंगवाता हूँ अभी गोडाउन से। हेलो मुन्ना, हाँ, अपने गोडाउन में से सबसे बड़े 2 बैग्स लेके आना। साहब, उनको थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि मेरे पास वैसे 3 बैग्स नहीं थे, तो मेरे लड़के को गोडाउन में भेज के और 2 बैग मंगवाए। और साहब, उसमें 1 बैग डिफेक्टिव भी था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल अच्छा बैग मंगवा के देता हूँ, लेकिन वो बोले कि मुझे तुरंत चाहिए। फिर साहब, मैंने वो डिफेक्टिव बैग कुछ सोल्यूशन लगा के दे दिया। सर, ये देखिए, ये बैग चिपकाया गया है। ये देखिए। मतलब ये काम उन 2 लोगों का ही है। डेल, क्या खबर है? सर, ये वही दुकान है जिस दुकान से 22 तारीख के रविवार को उन 2 लोगों ने 3 बैग खरीदे थे, बिल्कुल एक जैसे, जिसमें से एक बैग डैमेज था। ये देखिए सर। और वो बैग उस दुकानदार ने चिपका के दी थी क्योंकि उन्हें वो बैग्स बहुत अर्जेंट में चाहिए थे। वो एक दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। और इत्तेफाक की बात यह है सर कि ये बैग वही है। तांडेल, मुझे शक है कि ये काम पवन गावित का ही है। सरिता के स्टेटमेंट के मुताबिक उसके पास अपने बीवी की हत्या करने का मोटिव है। सर, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मर्डर एक हुआ है तो उन्होंने 3 बैग क्यों खरीदे? बाकी 2 बैग? एक तो अपनी बेटी अर्चना और उसके आशिक जावेद के लिए। मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेवून देन ना मुस्काटात। या फिर अपनी पत्नी सुमित्रा का आशिक जिग्नेश पंड्या के लिए। तांडेल, उस वेंडर को बुलाओ, उसे पवन की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं साहब, ये नहीं है, ये तो ज्यादा है उनसे उम्र में। वो दोनों जवान थे इससे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। आपको दोबारा आना पड़ेगा उन दोनों का हुलिया बताने के लिए। अभी आप जाइए। ठीक है साहब, आइए। तांडेल, उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन मंगाओ। अर्चना के रिकॉर्ड से उस जावेद का नंबर निकालो।
और इस जिग्नेश पांड्या को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर, सुमित्रा के साथ मेरे रिलेशन थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कहता हूँ। आप दोनों पहली बार कब मिले थे? उनकी सोसाइटी की मेंटेनेंस मीटिंग में। मैं उस सोसाइटी का बिल्डर था और इसी वजह से मेरा अक्सर वहां आना जाना लगा ही रहता था। 3-4 बार मेरी वही मुलाकात हुई और एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस में आ गई। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मेरा स्टाफ जा चुका था और मैं भी बस जाने की तैयारी में ही था। हाँ, यहाँ इस वक्त कोई खास काम? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों आप निकल रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना अंदर प्लीज। जी आइए। बैठिए। जी कहिए। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उस दिन आपने सोसाइटी की मीटिंग में जो कहा था वो। हाँ हाँ यस, याद है। अरे आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। ऐसी कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल ही तो है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, लेकिन पहनने वाले के अंदाज पे निर्भर होता है। मतलब उसका अंदाज अगर अच्छा हो तो वो कुछ भी पहने, सब अच्छा लगता है। आपको मेरा अंदाज अच्छा लगा? मुझे आप अच्छे लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पानी मिलेगा? जी पानी, 1 मिनट अभी देता हूँ। ये लीजिए पानी। जी। क्या हुआ? देखिए ना, मेरी साड़ी भीग गई है। बाहर इतनी ठंड है और आपकी साड़ी जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मुझे ठंड कैसे लगेगी? जी उस रात में अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, मुझसे सुख चाहती थी वो। कुछ दिनों पहले मेरी बीवी को इसके बारे में सब पता चल गया। मैंने जैसे तैसे उसे समझाया, उसे मनाया और सुमित्रा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। सच कहता हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमते का नहीं सर, मुश्किल लग रहा है। ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। 2 लोग थे, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी है, दोनों स्केचेस आज ही फाइनल करके सभी पुलिस स्टेशन को भेजने हैं राउत। सॉरी, अब फास्ट। सर ठीक है। जी कहिए। जावेद है घर पे? जी नहीं। कब लौटेगा? पता नहीं, पिछले 4-5 दिनों से किसी दोस्त के घर गया हुआ है और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ साहब? क्या किया है मेरे बेटे ने? किसके घर पे गया, कुछ पता है आपको? जी नहीं, शायद मुंबई से बाहर गया हुआ है। बताइए ना साहब, उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कि आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई करीबी दोस्त का नंबर है आपके पास? जी, इरशाद का नंबर है मेरे पास। लाइए नंबर लाइए। जी अभी लाइए। जी लिख लीजिए।
जावेद को कब से जानते हो? बचपन से जानता हूँ साहब। जहाँ कहीं भी जाता होगा तुम्हें तो बता के जाता होगा ना? नहीं साहब, इस बार कुछ नहीं बता के गया। अर्चना को जानते हो? जी हाँ, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पागलों की तरह। कब से चल रहा है इन दोनों में चक्कर? साल भर से शायद। अर्चना और उसके घर वालों को जावेद ने कमरा दिखाया था। एजेंट है क्या वो? हाँ साहब। तो अर्चना के बारे में भी सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा ना? नहीं साहब, कुछ भी नहीं बताया था। मैंने पहली बार दोनों को एक साथ देखा था और तब जाकर उसने सॉरी बोला। पता है, बहुत घुमाया। तू सुन रहा है? वो देख जावेद। उसके बाद कभी कोई बात हुई तुम्हारी उसके साथ? हुई थी ना साहब। हाँ, अर्चना नाम है उसका और बहुत प्यार करता हूँ उससे। ऐसा वैसा प्यार नहीं, एकदम निकाह वाला प्यार। क्या बात कर रहा है? अल्लाह कसम, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं, कुछ भी। अभी कुछ 10-15 दिन पहले जावेद बेहद अपसेट था। मैंने उससे वजह भी पूछी थी। अरे तू यहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। क्या हुआ, क्या है तुझे? इतना टेंशन में क्यों है? अर्चना के घर वालों ने हमारे निकाह के लिए मना कर दिया। ये तो होना ही था जावेद। मेरी मान, तू अर्चना को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। पागल हो गया तू? मैं उसे नहीं भूल सकता, बल्कि भूलना भी नहीं चाहता। अब तो किसी भी कीमत पर मैं उसको पाकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। उसके बाद उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए। अर्चना और वो सोमवार की सुबह घर से भागने वाले थे। क्या? सोमवार की सुबह? हाँ साहब। पुलिस के लिए ये पहेली अब और उलझने लगी थी। पवन ने अपनी बीवी और बेटी से तंग आकर उन्हें और जावेद को मारा है, या फिर जावेद और अर्चना ने अपनी शादी के लिए सुमित्रा और पवन को मारा है। लेकिन सरिता के मुताबिक सुमित्रा को अर्चना और जावेद के निकाह से कोई एतराज नहीं था, तो फिर वो भला उसे क्यों मारेंगे? हर लम्हे के साथ पुलिस की थ्योरीज बदल रही थी, लेकिन इस चर्चा का अंत तब हुआ जब पुलिस को भायंदर के नवग्रह नाके के पास रेलवे ट्रैक पर एक और सरकटी लाश मिली, वैसे ही सूटकेस में। सर, आदमी की बॉडी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आदमी लगभग 45-50 के बीच का होगा। सर, मर्डर फिर से उसी तरह से किया गया है। मारने के बाद सर काटा गया है और बॉडी को उसी तरह की सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया है। बॉडी पे कोई निशान? हाँ सर, हाथ पर ओम का निशान है। सरिता को कॉल करो और उसे पूछो कि कहीं पवन के हाथ पे ओम तो नहीं है। सर, मतलब जावेद और अर्चना ने मिलकर पवन और सुमित्रा की हत्या की है? हो सकता है। सर, फिर ये तीसरा सूटकेस किसके लिए? और जावेद और अर्चना भाग गए तो आखिर गए कहाँ? क्या उन्होंने शादी कर ली या निकाह कर लिया? सर, जावेद और अर्चना के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, सोमवार की दोपहर तक जावेद का मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है, नासिक की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और उसके बाद वो बंद हो गया। और अर्चना का फोन तो रविवार से ही बंद है। इसका मतलब जावेद और अर्चना शायद साथ में ही है। मुझे भी यही लगता है सर। पुलिस को अर्चना के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। और जावेद शाहपुर क्यों गया होगा? सवाल कई थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा था। और फिर अचानक इस गुत्थी को सुलझाने वाली एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लग गई। सर, जावेद का मोबाइल ऑन हुआ है और उसका मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है। वो मुंबई की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, वो जरूर अपने घर लौटेगा। उसके घर के पास ट्रैप लगाते हैं।
कहाँ था तू इतने दिन? तेरा फोन भी बंद आ रहा था। वो मैं अपने दोस्त के घर पे था। अरे ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे जावेद! जावेद! रुक! रुक! इतने दिन कहा था? शाहपुर में था। मर्डर करके शाहपुर में छुप गया था ना? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मर्डर नहीं किया? फिर शाहपुर में क्या लुक्का छुपी खेल रहा था? नहीं साहब, मैं एक लड़की से शादी करने वाला था। हमारा प्लान बना था भाग के शादी करने का। हाँ पता है, अर्चना नाम है ना उसका? हाँ साहब, आपको कैसे पता? जिसे प्यार किया था उसे ही मार डाला, उसका भी सर काटा क्या? क्या बोल रहे साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हमें देख के भागा क्यों? साहब मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया था। मुझे लगा आप लोग उसी सिलसिले में आए हो। बहाना अच्छा है। अर्चना कहाँ है बता, चल बता। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो उस दिन क्यों नहीं आई थी। मतलब? साहब सोमवार की सुबह हम भागकर शादी करने वाले थे। मैंने पैसों का सारा इंतजाम करके रखा था। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहा था, वो नहीं आई। उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर उसका फोन बंद था। फिर मुझे गुस्सा आया और उसके घर गया। तो गुस्से में उसके माँ बाप को मार डाला? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। घर गया तो घर पे ताला लगा था। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। फिर उस शाम में शाहपुर गया, दोस्त के साथ दारू पी रहा था। तो तेरा कहना है 2 हफ्ते तू दारू पी रहा था? हाँ? नहीं साहब, मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव? फिर गाड़ी कहाँ है? साहब दोस्त की गाड़ी चला रहा था। 10-12 दिन शाहपुर पुलिस स्टेशन में था। अम्मी को तकलीफ ना हो इसलिए उनको कुछ भी नहीं बताया। एक दोस्त ने बिल पे रिहा किया। सर, शाहपुर पुलिस स्टेशनला फोन लावून चौकशी करा। हो सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये सच बोल रहा है। सर, शाहपुर पुलिस स्टेशन में मैंने फोन किया था। जावेद उस दिन लॉकअप में ही था, मंगलवार की रात से। आज ही छुट्टा है, इसलिए उसका मोबाइल बंद आ रहा था। सर अगर जावेद नहीं हो सकता है तो कातिल कौन हो सकता है? अर्चना खुद? क्योंकि अब तक उसी का ठिकाना नहीं मिला है, या कोई और? एक ही परिवार के 2 लोगों को बहरे में से मारा है तांडेल। ये ऐसे मर्डर सिर्फ वही कर सकता है जो उस परिवार से बहुत ज्यादा नफरत करता हो। और ऐसी वजह सिर्फ जावेद के पास है। वो तो लॉकअप में था। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। लेकिन वो सुमित्रा को क्यों मारेगा? वो तो शादी के खिलाफ नहीं थी। तांडेल, इस केस में ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वो छोटी बच्ची आदिति, वो किसके पास है? सर उसकी बुआ के पास, सरिता के पास। लेकिन सरिता की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे पाल सके। उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपने आई बाबा के पास जाना है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। विदाई के वक्त हर लड़की ऐसी ही रोती है। अब तेरे आई बाबा का घर तेरा नहीं रहेगा बेटी, अब यही तेरा घर है। हाँ? ले खा ले। तुझा तो वो औरत कौन थी और उसने अर्चना को क्यों अगवा कर रखा था? आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे? बेचारी अर्चना तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी। पर कौन कर रहा था ये सब और क्यों? नहीं साहब, कोई अंदाजा नहीं। आपके पड़ोस में 2 लोगों को मारा गया, जान से मारा गया, और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? उस दिन संडे था और इंडिया का क्रिकेट का मैच चल रहा था। पूरा मोहल्ला उसी में मशगूल था साहब। अच्छा एक बात बताइए, पवन का या फैमिली के किसी भी मेंबर का किसी के साथ झगड़ा, कुछ बोलाचाली हुई थी? नहीं साहब, ये लोग अभी अभी यहाँ रहने आए थे, लेकिन ये लोग गायब होने से पहले करीबन हफ्ता भर पहले
मैंने जोर जोर से झगड़े की आवाज जरूर सुनी थी। शायद कोई रिश्तेदारी था उनका। नाम बताया आपको? नहीं साहब, नाम तो नहीं पता, लेकिन झगड़े से लग रहा था पैसों को लेकर कोई मामला है। ऐसे कैसे नहीं देगा? पैसे तो तुझे देने ही होंगे। एक बार नहीं बोला तो समझ में नहीं आता है तेरे को? मुझे अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगुन घेन तुला। जा जा, धमकी दे रहा है? एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, समझे? ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ये तेरी कमाई नहीं मांग रहा हूं मैं। जो बाप दादा ने कमाया ना उस पर मेरा भी हक है। तेरा हक है? हाँ, वो कोर्ट में देख लेंगे। चल निकल यहाँ से। हाँ, अभी जा रहा हूं मैं, कोर्ट में देख लूंगा। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। चल, याद रखना। बहुत ज्यादा गुस्से में था साहब। तस्वीर देखोगे तो पहचानोगे? जरूर सर। यही एक फोटो है साहब मेरे पास। इसमें सब लोग हैं, सगे, चचेरे, भाई बहन, बुआ के बेटा बेटी, सब लोग हैं। इसमें से किसका आना जाना था पवन के घर पे? ज्यादा तो किसी का नहीं। और जो लोग इनमें नहीं है उनकी तस्वीर मिलेगी? मुश्किल है साहब, पवन के घर और किसी का इतना आना जाना नहीं है। यही है। ये? हाँ जी। ये तो किशोर है, हमारा चचेरा भाई। नासिक में रहता है ये। कत्ल के एक हफ्ते पहले वो यहाँ पर आया था और पवन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्या? और पवन के अंतिम संस्कार पे भी नहीं था ना वो? नहीं था साहब। दरअसल किशोर और पवन के बीच हमारी गांव की पुश्तैनी जमीन के लिए पिछले कुछ सालों से झगड़ा चल रहा था। यहाँ तक कि दोनों कोर्ट कचहरी पहुँच गए थे। केस अभी आखिरी पड़ाव में है। वकील का कहना है कि केस पवन जीतेगा। आद्या, बाबा क्या जीतेंगे? नवलाई माझी लाडाची लाडाची ग। सुना नहीं तूने? वहां मुंबई में सुमित्रा और पवन की छोटी बेटी अदिति इस पूरे मामले से डर गई थी। माता पिता के बाद उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसकी अर्चना दीदी वापस आएंगी। दोन घास खाऊंगे गपोरी। देखा तू, मैंने तेरे लिए पोहे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? चल फटाफट खा ले। और कल ना हम तेरी नानी के घर जाएंगे। तुझे पता है तेरी नानी के पास स्कूल से फोन आया था। मैं तब भी स्कूल जाऊंगी जब अर्चना ताई वापस आएगी। ये सब क्या है साहब? ये कुछ खिलौने और किताबें हैं अदिति के लिए। बेटा ये सब तुम्हारे लिए है। ऐसे ही दिन रात अपनी माँ बाबा की फोटो लेकर रोती रहती है ये। अपनी ताई का इंतजार करती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। अर्चना का कुछ पता चला साहब? अभी तक तो नहीं, हमारी कोशिश जारी है। हम यहाँ किशोर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। किशोर तो बचपन से ही गर्म दिमाग का है। पवन और उसके बीच कुछ अनबन थी? साहब, झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मेरा भाई मेरा आखिरी सहारा था साहब। अंडेल, ये पवन और किशोर के बीच में कोर्ट केस का क्या मैटर है? सर, नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन और घर दोनों के ऊपर झगड़ा है। और सर, मुझे लगता है किशोर के पास पवन को मारने का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। हमें उसे हिरासत में लेना चाहिए। नहीं अंडेल, ये अब तक सिर्फ हमारी सोच है। जब तक हमारे हाथ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आता हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर उसने सुमित्रा और पवन का कत्ल किया है तो अर्चना कहाँ है? उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा हो।
गौरी नटली। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानती तो मार क्यों खाती? अभी मेरे हाथों से मुंडवले बांधती मैं। ये ले चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे 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 अरे, मेरे पैर क्यों पड़ती? किशोर गावित। ओह मीच किशोर, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आओगे। जब तुम्हें पता था तो ये भी पता होगा अर्चना कहाँ है? माझा काय संबंध साहेब? पवन गावित के घर पे धमकी किसने दी थी? मेरे और पवन के झगड़े के बारे में सारा गांव जानता है। किस बात पर झगड़ा? उसने मेरे साथ धोखा किया था। लगभग 1 साल पहले हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ, जब पवन ने हमारी पुश्तैनी जमीन और घर मुझे बिना बताए बेचा और उस पैसे से मुंबई में घर खरीदा। बाबा ने मरते वक्त वो घर और जमीन मेरे नाम पर कर दी थी। मैं उसे बेचूं या गिरवी रखूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मरते हुए बाप का जबरदस्ती से कागज पर अंगूठा लिया था तूने। अरे कुछ तो शर्म कर। तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना, इसलिए मैंने उस पर कोर्ट में केस ठोक दिया। और जो केस पवन जीतने वाला था, क्योंकि उसी के पास सारे सबूत और कागज थे, इसलिए गुस्से में आकर तूने पवन को और उसकी बीबी को मार डाला। नहीं साहब, असल में कोर्ट कचहरी के इस झंझट में हमारा बहुत खर्चा हो रहा था, जिसमें हम दोनों के वकील का पेट भर रहा था। इसलिए मैं उसके पास गया था सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। आत्या, ओ बेटा, पुलिस अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी अर्चना ताई कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, तेरी ताई वापस आएगी। नक्की? हो, एकदम नक्की। तू काळजी नको करूस। आपने जैसा बोला ना, वो सब बंदोबस्त किया है मैंने। अब विधि शुरू कर सकते हैं। इस लड़की पर कोई अनिष्ट साया है, उसे पहला दूर करना होगा। इस लड़की को पीड़ा से गुजरना होगा, वो पीड़ा ही इसे निर्मल बनाएगी। जय कालराज बाबा। ये क्या है बाबा? एसिड। एसिड? जय कालराज बाबा। आदेश दो, आदेश दो। वो यहाँ पे 1-1.5 साल पहले रहने आए थे,
मगर हमारी उनसे इतनी ज्यादा पहचान नहीं थी सर। घर में किसी से झगड़ा या मारपीट? नहीं साहब, पवन गावित एक अच्छा इंसान था। लफड़ा तो उनकी बेटी का था, क्या नाम था उनका, अर्चना। एक दिन एक लड़का आया था, बड़े जोर जोर से लड़ रहा था। नासिक से आया था साहब, ये लोग भी नासिक के थे। अर्चना को मैंने किसी और लड़के के साथ 1-2 बार देखा, पर सोचा अपने को क्या करना है। सुना है वहाँ नासिक में भी अर्चना का किसी लड़के के साथ चक्कर था जो पवन को मंजूर नहीं था। उस लड़के का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। पवन ने इस बात का जिक्र कभी किया आपसे? मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश की थी, पर वो चुप ही रहा। शुभ मंगल, सावधान। पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ। अब काले बाबा की तरफ से हम हार पहनाएंगे। मंगलम, सावधान। विवाह की विधि तो संपन्न हुई, बस एक और बड़ी विधि बाकी है। एक बार वो हो जाए तो इस लड़की का शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। वो औरत और तांत्रिक आखिर अर्चना के साथ क्या करना चाहते थे, और अर्चना की किसी सांप के साथ शादी कराने के पीछे वजह क्या थी, और रुक्मणी की अर्चना से क्या दुश्मनी थी। अब यहाँ पुलिस को अर्चना के बारे में एक और सुराग हाथ लगा था, नासिक में उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढना था जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक डेड एंड पर आकर रुक सी गई थी। किशोर पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कुछ खास और पुख्ता हाथ नहीं लग रहा था। हाँ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाथ लगी है। ये जो किशोर है वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, और इस पूरे मामले में किशोर का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। हाँ, अपने लोगों को उस पर कड़ी निगरानी रखने को बोलना। और हाँ, सरिता ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो। लेकिन सर, अर्चना के मोबाइल स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके, एक नंबर छोड़कर। जावेद। हाँ साहब, अर्चना नासिक में एक लड़के के साथ प्यार करती थी। नाम याद है उसका? राजा सिरसाट नाम है उसका। तुझे किसने बताया? अर्चना ने? हाँ सर। तुझे अर्चना के किसी दूसरे के साथ प्यार से कोई एतराज नहीं था? नहीं साहब, मतलब अर्चना मुझसे मिलने से पहले राजा से प्यार करती थी, और उसके बाद उन दोनों का कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद अर्चना ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तुमने देखा है उस लड़के को? हाँ, बस एक बार। अर्चना का पीछा करते करते वो मुंबई आ गया था, तब मैं और अर्चना एक साथ थे। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, देखने दो। ओके बाबा, चलता हूँ, रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। अरे वाह, बहुत अच्छा चल रहा तेरा तो। यहाँ आए तुझे 1 साल नहीं हुआ और तूने दूसरा लड़का पकड़ लिया। मैंने बोला था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। चल निकल इधर से राजा। मेरी जिंदगी को रास्ते लगा के तू उस लड़के के साथ ऐश करेगी? राजा तू जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अब तो तुझे मेरी बात कड़वी लगेगी ना, क्योंकि सारी जरूरतें वो पूरी कर रहा है तेरी। अब अगर तू ज्यादा बोला ना तो चीख चीख के सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी मैं। कौन है बे तू? कौन है? जावेद,
हाथ लगाना तूने मुझे, तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। चल, वो भी प्याज के साथ। अबे चल बे, बहुत देखे तेरे जैसे, चल। उसके बाद कभी राजा ने अर्चना को तंग करने की कोशिश की थी? अर्चना ने कभी इस बारे में बताया नहीं। राजा की वजह से तुम्हारे और अर्चना के बीच कभी झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, अर्चना उसको भूलना चाहती थी, बल्कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। अर्चना का अभी जो नंबर है उससे पहले भी एक नंबर होगा, वो है आपके पास? जी हाँ है। सर, ये अर्चना के पुराने मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स हैं। बैच स्टार्ट हुई है? जी साहब। चल। साहब क्या हुआ? चल, पता चल जाएगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया? साहब मैंने कोई गलती नहीं की साहब। साहब छोड़ दीजिए साहब मुझे। ये राजेश प्रसाद। साहब आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अर्चना गावित को जानते हो? लेकिन साहब। हाँ या ना? हाँ साहब। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा साहब? लफड़ा था ना तेरा कैसा? लेकिन साहब। देख, हाँ या ना? हाँ साहब, बहुत प्यार करता था मैं अर्चना से। फिर झगड़ा क्यों हुआ? साहब वो तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। वहाँ पर साहब उसने एक दूसरे लड़के को फंसा लिया, बहुत पैसे वाला था साहब। वहाँ जाके उसके रंग ढंग ही बदल गए साहब। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे? गुस्सा क्यों नहीं आएगा साहब? वो दारू पी के थोड़ा दिमाग घूम गया साहब। और फिर दारू के नशे में तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दे दी और उसी गुस्से में तूने उसके माँ बाप को मार डाला, उसे अगवा किया। क्यों? भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। 23 फरवरी को कहाँ था तू? 23 फरवरी को मैं नासिक में ही था साहब। अच्छा, इतने जल्दी याद आ गया उसको? रट्टा मार के आया क्या? नहीं साहब, 23 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और इसीलिए मुझे पूरा याद है साहब। मैं नासिक में था अपने दोस्तों के साथ। राजा के पास पुलिस के हर सवाल का जवाब था। पुलिस का शक राजा पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि कत्ल की रात राजा नासिक में ही था और ये बात पुलिस को उसके मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चली थी। वहीं दूसरी तरफ अर्चना ब्लैक मैजिक का शिकार बन रही थी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते थे। आज अमावस्या है, कल इस लड़की का कालीनाथ बाबा के साथ विवाह संपन्न हो। बाबा, इस नाग के साथ लड़की का मिलन कैसे होगा? राजा कुछ बोला? कुछ खास नहीं सर। व्हाट अबाउट किशोर? सर ये किशोर, ये जंत्र मंत्र तंत्र, ये काली विद्या, इनमें बहुत विश्वास रखता है। मुझे लगता है हमें राजा पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी के पास अर्चना और उसके घर वालों की हत्या करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। लेकिन सर उसके साथ जब भी पूछताछ की गई है कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। राजा और अर्चना के बीच झगड़े की कोई वजह? जावेद का पैसा? नहीं तांडेल, जैसे सरिता ने कहा उस हिसाब से अर्चना और राजा के बीच झगड़ा यहाँ हुआ था, उसके बाद वो मुंबई आई और जावेद उसे मिला। इस बारे में गांव वालों से, राजा के दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। ओके सर। राजा सिरसाट को जानता है? बचपन से साहब एक ही स्कूल में थे हम। क्यों, क्या हुआ साहब? राजा ने कुछ लफड़ा किया है क्या? क्यों? राजा क्या हमेशा लफड़ा करता है? ऐसी बात नहीं साहब, पहले तो सब अच्छा था, लेकिन जब से वो अर्चना ने उसे छोड़ा है तब से थोड़ा सा हिला हुआ है। किसी बात पर झगड़ा हुआ उन दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंबई चली गई। लेकिन झगड़ा तो उसके मुंबई जाने के पहले हुआ था। मतलब? देख प्रमोद, अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में तू खुद फंसेगा। उससे अच्छा ये होगा तू जो कुछ भी सच जानता है बता दे। जस्ट हमारा कॉलेज खत्म हुआ था और मुझे पता था कि राजा अर्चना को पसंद करता है। चलो बाय। सुनो ना, मुझसे बाय नहीं बोला जाएगा। स्माइल दे दो ना। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तू देखने दो, डर लगता है मुझे किसी से। अच्छा बाबा लो। बाय। क्या बात है राजा, आखिर तूने शिकार कर ही दिया। तमीज से बात कर, तेरे होने वाली भाभी है वो। तो आगे इरादा क्या है? इरादा क्या है? बस उसके घर पे जाना और उसके बाबा से उसका हाथ मांगना। लेकिन राजा, तू शादी कैसे कर सकता है? राजा क्या पहले से शादीशुदा था? नहीं साहब। तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहा था? वो बात नहीं है साहब, वो क्या है ना, जल्दी बता। राजा को वो वाला प्रॉब्लम है।
वो वाला मतलब? साहब वो राजा को नामर्दांगी वाला प्रॉब्लम था। तुझे कैसे पता? मैं राजा का बचपन का दोस्त हूँ ना साहब, और उसने सिर्फ मुझे ही बताया था, और मैंने इंटरनेट पे डॉक्टर का नाम सर्च करके उसे बताया था। तो राजा गया था डॉक्टर के पास? अकेले जाने के लिए वो डर रहा था, तो वो वहाँ भी मुझे साथ लेके गया था। लेकिन सर राजा का बैड लक था, वहाँ क्लिनिक से बाहर आते वक्त राजा को अर्चना के बाबा ने देख लिया था। सच पूछो तो सारा लफड़ा वहाँ से ही शुरू हुआ था। लफड़ा? क्या हुआ था? झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा सुना था, लेकिन क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं सर। रुक्मिणी भाई, अब तुम अंदर आ सकती हो। विधि पूरी संपन्न हो चुकी है। सब ठीक से हुई ना? मैंने पूरे मन से कालीनाथ बाबा की सेवा की है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी होने के लिए कोई अनिष्ट शक्ति रोकेगी। जय कालीनाथ बाबा। राजा सिरसाट, तेरा अर्चना के साथ रिश्ता था ना? हाँ सर। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ सर। तो तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दी? हाँ साहब, ये सारी बातें तो मैं उन साहब को बता चुका हूँ। अब बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब? 2000 बार पूछेंगे। और तू क्या? तेरे पूरे खानदान को जवाब देना पड़ेगा। 2 लोगों की हत्या हुई है, एक जवान लड़की लापता है, इसका मतलब समझता है तू? ठीक है, मैं तुझे हथकड़ी लगाता हूं और कोर्ट में खड़ा कर देता हूं। बोलता हूं इसी ने मर्डर किया है। सर आमच्या डोक्याला ताप नको। गया याला आतमध्ये। साहब तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। वो दूसरे साहब को सब सच बताया? हाँ साहब। झूठ। डॉक्टर पाटिल वाली बात बताई? जो है वो सच बताओ वरना तेरी फांसी पक्की। साहब तब सच बताता हूँ साहब। उस दिन अर्चना के बाबा ने मुझे क्लिनिक के बाहर देख लिया था। बाबा आप तो बस ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर पाटिल से जाके बात की, अपने बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, तब जाके उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, खासकर तुम्हारी कमजोरी के बारे में। मैं तुमसे शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बाबा मेरी बात तो सुनिए ना बाबा। अर्चना तुम तो बोलो कुछ। मैं बोलूंगी राजा, सबके सामने तुम्हारा साथ दूंगी। बस एक बार बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है राजा, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इतनी बड़ी चीज छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला। कब? शादी हो जाने के बाद? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ मेरी जिंदगी से। उसके बाद क्या हुआ? तूने अर्चना से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान देने की धमकी भी दी। जान देने की धमकी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो जान ली तूने? नहीं साहब, ये बात मेरे लिए सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि मैं उसे भुला नहीं पाया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। अर्चना, अर्चना मेरी बात सुनो ना अर्चना। अर्चना डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा अर्चना। अर्चना मेरा रास्ता छोड़ो राजा। अर्चना मुझे एक मौका तो दो अर्चना। इसके बाद भी अगर तुमने मुझे तकलीफ देना नहीं छोड़ा ना, तो सबके सामने तुम्हारी सच्चाई का तमाशा बना दूंगी मैं। उसके बाद तूने अर्चना का पीछा छोड़ा नहीं, तू उसके पीछे मुंबई आया और जावेद ने तुझे बहुत मारा। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अर्चना और उसके परिवार वालों ने मेरी कमजोरी का मजाक बना के रख दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैल गई। वो तो गांव छोड़ के बाहर चले गए, मगर मेरा जीना आराम हो गया साहब। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी रुकावटें आने लगी और इसी बात का झगड़ा करने के लिए मैं मुंबई उसके घर चला गया। सर राजा सच बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन राजा नासिक में ही था। उसके मोबाइल लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया था। रिकॉर्ड से कोई अनयूजुअल कॉलिंग मिली? नहीं सर, हम उसके सारे कॉल डिटेल्स चेक किए और कोई सुपारी देने का भी चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन असली कातिल हाथ आने तक इस राजा के हर कदम पर ध्यान रखना होगा और इस मामले से जुड़ा कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। यस सर। पवन के भाई किशोर पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी।
क्योंकि वो भी अब तक शक के दायरे से बाहर नहीं था। और दूसरी तरफ राजा के पास भी कत्ल वाली रात नासिक में होने की खास वजह थी, और ऐसे हालात में आखिर वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। सर, लड़की की बॉडी है, सर कटा हुआ है। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, लेकिन पाव के टकने पर एक बर्थ मार्क है, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएगा। इस लड़की का सर मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शायद ये बॉडी अर्चना की भी हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात सर, बॉडी पर हल्दी और कुमकुम के निशान पाए गए और पैरों की उंगलियों में लाल और काले रंग के धागे बांधे गए। अक्सर ऐसे धागे काले जादू में इस्तेमाल किए जाते हैं। किशोर गावित को उठाओ, मुंबई फोन करके जावेद की इंक्वायरी करने को बोलो, राजा का लोकेशन ट्रेस करो। इस मामले से जुड़ा हर कोई अपने रडार पे होना चाहिए, और ध्यान रखो कोई भी शहर छोड़ के न जाने पाए। ओके सर। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? पवन, सुमित्रा और अर्चना गावित की हत्या के शक में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। मेरी बात तो सुनिए साहब। काले जादू का बड़ा शौक है ना तुझे? चल अभी असली जादू दिखाता हूँ। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अभी भी सच बोले। पवन, सुमित्रा और अर्चना को तूने ही मारा है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सर, अर्चना का पीएम रिपोर्ट। कुछ कहा किशोर ने? बहुत मारा, लेकिन वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश जारी रखो। सरिता ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, बॉडी अर्चना की ही है। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर रेप भी हुआ है। लेकिन सर, किशोर तो उसका चाचा है। सर, चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर? इस केस में जरूर कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। ये गुत्थी एक ही तरह से सुलझेगी। कौन के? इस एरिया में ऑपरेट करने वाले मांत्रिक, काला जादू करने वाले बाबा लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी चाहिए। सर, एक मांत्रिक है जिसे हमने 2 बार अरेस्ट किया था। दोनों बार हमें शक हुआ था कि उसने लड़के के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उन लड़कियों के घर वाले उसे बचा रहे थे। क्या बाबाला उछला आता? इसको पहचानता है? बोलता क्या? जानता हूँ। क्यों मारा इसे? नहीं साहब, मैंने तो इसकी शुद्धिकरण विधि की है इसकी। ये लड़की अभी भी जिंदा है। सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, विद्या की कसम खा के बोलता हूँ, ये लड़की जिंदा है। कहाँ है फिर वो? ये रुक्मणी बाई के घर पर। रुक्मिणी भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो क्या काम है? तुम यहाँ क्या कर रहा है? मतलब उसी का घर है, बेटा है मेरा वो। अच्छा। हाँ। अरे अर्चना कहाँ है? कहाँ है अर्चना? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता? झूठ बोलता है। अरे नलवी, गया आला और इससे भी लेके जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो। देखिए साहब, आप गैर कानूनी तरीके से हमें इस मामले में फंसा रहे हैं। लड़की के लाश पे हल्दी और कुमकुम के दाग मिले हैं, तुम्हारे घर के कमरे में भी मिले हैं। हल्दी और कुमकुम के दाग मिले ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उस लड़की को मार डाला। ये कायदे कानून हमें भी पता है। तो क्या इतने सारे हल्दी और कुमकुम से तुम लोग क्या घर में होली खेल रहे थे? देखो रुक्मिणी बाई, जो है वो सच बताओ, वरना आप बेटे को बचाने जाओगी और खुद जिंदगी भर सड़ोगी जेल में। तब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। वो मेरी आई है ना, वही काले जादू के चक्कर में पड़ी रहती है साहब। मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सारे कत्ल
तेरी आई ने की है? मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तेरी आई तो कुछ और ही कह रही है। क्या कहा उसने? मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन किसके लिए करती हूँ ये नहीं बताया उसने। किसके लिए करती हो? उसी के लिए। ना जाने कहाँ से ऐसी कमजोरी लेके पैदा हुआ मेरा कोख से। अभी आसपास वाले को भी मालूम पड़ गया उसके कमजोरी के बारे में। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। मतलब उन तीनों हत्याओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानती? कौन सी हत्या? किसकी हत्या मुझे नहीं पता। अर्चना की और उसके माँ बाप की हत्या। देवा शब्द सांगते साहब, इस हत्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मरते वक्त भगवान याद आता है तुम लोगों को। अब कहाँ गया तुम्हारा कालेनाथ बाबा? बुलाओ उस बाबा को। देख राजा, तेरे आई ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तू बता, तू क्या क्या जानता है? साहब, मुझे मेरे वकील से मिलना है साहब। बड़ा कायदा कानून जानता है तू। चल, आज तेरी मुलाकात करवा ही देता हूं। कांस्टेबल, रुक्मिणी भाई, अब तो सच बताओगी या और किसी को मिलना बाकी है? अब इतना कानून तो आप भी जानती है। पहचाना इसे? हाँ साहब, यही है। इसने मेरी दुकान से 3 सूटकेस खरीदे थे। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। लेकिन साहब ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी एक बंदा था। अब तू बताता है वो कौन था? सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। चल सब ले चल साहब, मैंने तो आपकी मदद की है साहब। बोल, और कितने सबूत और गवाह चाहिए तुझे? बोलता है कि हाँ, मैंने मारा उन तीनों को। बर्बाद कर दिया था उन्होंने मुझे, कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मुझे जब पता चला कि वो मुझे बर्बाद करके जावेद से निकाह करने वाली है, मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो उसे भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी दिन शाम को मैं उसके घर चला गया। मैंने पता कर लिया था कि वो हर शाम एक डेयरी से छाछ मंगवाते। अरे भैया, ये छाछ लेके गवेद साहब के घर पे जा रहे हो क्या? जी हाँ। लाइए, मैं देता हूँ उनको। अरे डरिएगा नहीं, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। वैसे भी आप ही का इंतजार कर रहा था, काफी मेहमान आए हुए हैं। लाइए, मैं उनको देता हूँ। पुलिस को खोल। ले बंद कर इसको, जल्दी बंद कर। अच्छे से ला, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ। जी लीजिए छाछ। आप कौन? वो क्या है ना, हमारे रोज वाला लड़का गांव चला गया है, इसलिए हम खुद आए हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब में लिख के रख देना। जी भाभी जी। हो गया? हाँ। राजा, नींद की दवाई असर कर चुकी थी। तीनों लगभग बेहोश हो चुके थे। हमारा काम आसान हो चुका था। बहुत कुछ भरा हुआ था दिल में साहब, सबका सब बाहर निकल गया। तुम चाहते तो अर्चना को वहीं मार सकते थे, उसे नासिक क्यों ले आए? बाबा ने हमको बताया अगर कुंवारी लड़के के साथ कुछ विधि करे तो राजा की कमजोरी दूर हो जाए। लेकिन
जय कालीनाथ बाप। बेटा कुछ सुधार हुआ? नहीं बाबा। ये सब क्या है बाबा? आपने जैसे कहा, जो कुछ कहा सब हमने किया। हमारी विधि सफल नहीं हुई, इसका कारण ये लड़की है। इसका मतलब ये वारिनी है। अब ये लड़की हमारे किसी भी विधि के लायक नहीं है। अब जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। बुरी सोच का बीज कभी अच्छी उपज नहीं दे सकता। पवन ने अपने भाई को अंधेरे में रखकर पुश्तैनी घर का सौदा किया, अपने भाई को धोखा दिया। सुमित्रा ने अपने पति का भरोसा तोड़ा, सिर्फ पैसे के लालच में अपनी बेटी का रिश्ता करने चली थी वो। सबसे बड़ा गुनहगार था राजा, जिसने 3-3 जिंदगियां खत्म कर दी, जिसका उसे कोई हक नहीं था। आज भी हमारे देश में ब्लैक मैजिक जैसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास किया जाता है और बाबा और तांत्रिक जैसे लोग इस अज्ञान का फायदा उठाते हैं। जब तक हम इन कुप्रथाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक लकीर है और उस लकीर को समझना बेहद जरूरी है। राजा और प्रमोद के स्टेटमेंट्स के अनुसार पुलिस ने अर्चना और पवन के सर ढूंढ निकाले, लेकिन बुराई के इस खेल में अदिति, एक मासूम बच्ची, पूरी तरह से अकेली रह गई, जिसका इन सब बातों से कोई संबंध नहीं था। अब उसकी बुआ सरिता ने उसकी जिम्मेदारी ली है। ईगो, अहम, इसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।